प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल। आज हम सामाजिक संरचना जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा को बहुत सरल और रोचक तरीके से समझने वाले हैं। और हाँ, जो लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे उनके लिए वीडियो के अंत में एक खास सरप्राइज इंतजार कर रहा है। तो पूरा व्याख्यान ध्यान से सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक दिन अचानक दुनिया के सारे ट्रैफिक सिग्नल काम करना बंद हो जाए, पुलिस गायब हो जाए, कानून की कोई किताब न बचे, एकदम अराजकता। सड़कों पर गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगे। पहली नजर में तो हमें यही लगता है कि हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन क्या यह संभव है कि किसी अदृश्य कारण से हम में से अधिकांश लोग फिर अपनी लेन में चले, चौराहे पर थोड़ा रुककर दूसरों को रास्ता दे, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें? यह जो अदृश्य ताकत है, जो हमें बिना किसी पुलिस या डंडे के भी एक व्यवस्था में बांधकर रखती है, आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारा उद्देश्य समझना है कि समाज नामक यह विशाल और जटिल व्यवस्था वास्तव में कैसे काम करती है, इसे कौन कौन सी चीजें बांध कर रखती हैं और कैसे हम सब इस विशाल ढांचे का हिस्सा बने हुए हैं। मैं अपनी बात एक भौतिक ढांचे से प्रारंभ करता हूं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इमारत है। उस इमारत की मजबूती किस आधार पर निर्भर करेगी? उसकी ईंटों पर, लोहे के खंभों पर, या उसके समग्र स्ट्रक्चर पर? समाज की इमारत भी कुछ इसी तरह संरचना पर टिकी हुई है। बस अंतर इतना है कि यहां ईंटों की जगह परिवार, संस्थाएं, वर्ग और विभिन्न सामाजिक समूह मौजूद है। सामाजिक संरचना शब्द का सबसे पहली बार अकादमिक इस्तेमाल हर्बर्ट स्पेंसर नामक समाज वैज्ञानिक ने किया। स्पेंसर ने इसे सिर्फ ईंटों का एक निर्जीव ढेर नहीं माना। उसके दृष्टिकोण से विभिन्न अंगों के बीच स्थापित स्थायी और व्यवस्थित संबंधों की यह एक प्रणाली है। यानी सिर्फ रखी हुई ईंटें नहीं, बल्कि एक जीवंत और संगठित व्यवस्था। इसे ऐसे समझिए, परिवार, धर्म, शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कोई अलग रखी हुई ईंटें नहीं है। यह सब एक विशेष और स्थायी तरीके से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और इसी गुथावट से समाज की पूरी इमारत खड़ी हुई है। अब प्रश्न उठता है कि यदि यह निर्जीव ईंटों का ढेर नहीं है तो स्पेंसर का इशारा किस ओर था? क्या हम इस इमारत की तुलना किसी जीवंत चीज से कर रहे हैं? संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण हमें यही बताता है कि समाज कोई कंक्रीट की इमारत नहीं है, बल्कि एक जीवंत सांस लेता हुआ शरीर है। और एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि यदि समाज सच में जीवित शरीर है, तो क्या हमारी न्यायपालिका, हमारा परिवार, हमारी अर्थव्यवस्था इस शरीर के अंगों की तरह काम कर रहे हैं? जी हां, बिल्कुल वैसा ही। तो फिर क्या होगा अगर कोई एक अंग काम करना बंद कर दे? क्या पूरा समाज बीमार हो जाएगा या सीधे समाप्त हो जाएगा? इस सवाल का जवाब शरीर की अपनी ही कार्यप्रणाली में छिपा हुआ है। स्पेंसर का मूल तर्क यही था कि जब हम कहते हैं कि समाज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसका सीधा मतलब है कि शरीर के हर अंग का अपना निर्धारित कार्य है। समाजशास्त्र में हम इसे प्रकार या फंक्शन कहते हैं। जैसे दिल का काम खून पंप करना है, फेफड़ों का काम ऑक्सीजन पहुंचाना है, ठीक उसी तरह समाज में अर्थव्यवस्था
का काम संसाधन जुटाना है, वितरित करना है, जबकि परिवार का मुख्य कार्य नई पीढ़ी का सामाजिकरण करना है। अब सोचिए, जब बड़ा कोई आर्थिक संकट आता है, जैसे भयंकर मंदी, कोई वैश्विक महामारी, कोविड का उदाहरण हमारे सामने सटीक है, उस समय अर्थव्यवस्था वाला अंग पूरी तरह बीमार पड़ गया था, सब कुछ थमसा गया था, लेकिन शरीर तुरंत मरा तो नहीं। देखिए, हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो श्वेत रक्त कोशिकाएं तुरंत उस जगह पहुंचकर उसे ठीक करने में लग जाती हैं। समाज में भी ठीक ऐसा ही होता है। महामारी के दौरान जब दफ्तर और स्कूल, कॉलेज जो संस्थाएं हैं बंद हो गए, तो परिवार नामक संस्था ने ओवरटाइम काम करना शुरू कर दिया। घर में ही ऑफिस बन गए, माता पिता शिक्षक बन गए, मतलब बाकी संस्थाओं ने उस झटके को सहने और संतुलन वापस लाने के लिए खुद को ढाल लिया। इसीलिए भारी बदलावों के बावजूद समाज अपनी निरंतरता को बनाए रखता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प मोड़ आता है। हमने देखा कि समाज को एक जीवित शरीर की तरह समझना कितना उपयोगी है, लेकिन यहां एक गंभीर समस्या भी खड़ी होती है। हमारे लीवर या हमारी किडनी कभी ऐसा नहीं कहते कि आज हम हड़ताल पर हैं या हम सिस्टम के खिलाफ बगावत कर देंगे। अंग अपनी मर्जी से काम करना बंद नहीं करते, लेकिन समाज में तो इंसान हैं। इंसान क्रांतियां करते हैं, व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हैं और कभी कभी पूरी व्यवस्था को भी उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं। तो क्या स्पेंसर की यह शरीर वाली तुलना यहां आकर फेल नहीं हो जाती? यह बहुत ही बेहतरीन अवलोकन है। सच कहूं तो यह स्पेंसर के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। समाज और शरीर की यह तुलना अस्तित्व बनाए रखने के सामने में तो काम करती है, लेकिन इसमें चेतना का पहलू पूरी तरह गायब है। सोचने समझने की क्षमता, कोशिकाएं सोच नहीं सकती, लेकिन इंसान सोच सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं और विद्रोह कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब यहीं पर एमिल दुर्खाइम जैसे महान समाजशास्त्री की एंट्री होती है। दुर्खाइम ने सामाजिक संरचना को एक नैतिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि समाज सिर्फ संस्थाओं का कोई मशीनी ढांचा नहीं है, यह नियम, मूल्यों और मानदंडों पर चलता है जिन्हें हम बचपन से सीखते हैं, और यही सब मिलकर सामूहिक चेतना का निर्माण करते हैं। यही सामूहिक चेतना वह अदृश्य शक्ति है जो इन बगावत करने वाले इंसानों को भी एक साथ बांध कर रखती है। सामूहिक चेतना और नैतिक व्यवस्था, ये शब्द सुनने में बहुत दार्शनिक और आदर्शवादी लगते हैं, लेकिन सोचिए, बचपन में हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। उसी डर, उसी सामाजिक दबाव को हम धीरे धीरे नियम मान लेते हैं। तो क्या यह चेतना हमारे अंदर से आ रही है या सिर्फ बाहर से थोपा गया एक डर है? यह बहुत स्वाभाविक संदेह है, लेकिन दुर्खाइम इसे सिर्फ बाहरी दबाव नहीं मानते। उनका तर्क है यह नैतिक व्यवस्था समय के साथ हमारे भीतर इस कदर घर कर जाती है कि वह हमारी अपनी आवाज बन जाती है। हम उसे अपना ही विचार मानने लगते हैं। इसे एक उदाहरण से और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए रात के 3 बजे हैं, सड़क पर कोई नहीं है, कोई ट्रैफिक कैमरा भी नहीं है, फिर भी एक लाल ट्रैफिक सिग्नल देखकर ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक देता है। वहां लोग क्या कहेंगे का डर तो नहीं है, क्योंकि वहां कोई देखने वाला भी नहीं है। फिर भी गाड़ी रुकती है। क्यों? क्योंकि यह नियम उस स्थान के अंदर बहुत गहरे तक बैठ चुका है।
वह सामूहिक चेतना का हिस्सा बन चुका है। यदि वह केवल बाहरी दबाव होता तो वह हर बार पुलिस के हटते ही समाज में अराजकता फैल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक और उदाहरण देखिए, कैंसल कल्चर। जब कोई व्यक्ति समाज के अघोषित नियमों को तोड़ता है तो इंटरनेट पर मौजूद भीड़ तुरंत उसे सजा देने लगती है। वहां कोई लिखित कानून नहीं टूट रहा है, बल्कि दुर्खाइम की वही सामूहिक चेतना सक्रिय हो जाती है, जो यह तय करती है कि सामूहिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, यदि सामूहिक चेतना सिर्फ हमारे दिमाग में है, एक अमूर्त विचार, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज, तो इसका वैज्ञानिक अध्ययन कैसे किया जाए? विज्ञान में तो चीजों को नापा जाता है, देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। यदि हम इस सामूहिक चेतना से बाहर निकलकर कुछ ऐसा खोजना चाहें जिसे असल में देखा जा सके, तो क्या समाज में ऐसी कोई ठोस चीज है? बिल्कुल है। और इसी खोज ने समाजशास्त्र को एक नया मोड़ दिया। A.R. रैडक्लिफ ब्राउन और E.E. इवांस प्रिचर्ड जैसे विद्वानों का काम इस दिशा में केंद्रित करता है। ब्राउन इस बात से सहमत नहीं थे कि समाज की संरचना को सिर्फ दिमाग में मौजूद किसी चेतना के रूप में देखा जाए। उनके अनुसार सामाजिक संरचना कोई हवा हवाई चीज नहीं है। यह सामाजिक संबंधों का एक जाल है, एक वास्तविक तथ्य, यानी जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। हम साफ देख सकते हैं कि एक पिता और पुत्र के बीच क्या संबंध है, एक मालिक और कर्मचारी के बीच क्या संबंध है। यही सब मिलकर एक विशाल जाल बनाते हैं जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। इवांस प्रिचर्ड ने भी इसमें एक और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा। उनके अनुसार इस संरचना की मूल इकाई कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति समाज का आधार नहीं हो सकता। मूल इकाई परिवार या अन्य स्थायी समूह होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब कल्पना कीजिए, एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक नाटक चल रहा है। उस नाटक की एक निश्चित स्क्रिप्ट है, एक मंच है और उस पर कई महत्वपूर्ण किरदार हैं। एक राजा का किरदार, एक सेनापति का किरदार। समय के साथ पुराने अभिनेता बूढ़े हो जाते हैं और रिटायर हो जाते हैं। उनकी जगह नए अभिनेता आते हैं। वे अपनी वेशभूषा पहनते हैं, वही संवाद बोलते हैं, वही भूमिका निभाते हैं और अभिनेता लगातार आते जाते रहते हैं। लेकिन नाटक की कहानी, उसका मंच और वे किरदार हमेशा वही बने रहते हैं। ठीक इसी तरह इंसान पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन संबंधों का वह जाल और वह मंच जस का तस बना रहता है। यह रंगमंच वाली उपमा बिल्कुल उसी सिद्धांत को दर्शाती है जिसे SF नॉडेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में अकादमिक रूप से परिभाषित किया है। नॉडेल के अनुसार समाज का यह विशाल नाटक मुख्य रूप से दो खंभों पर टिका हुआ है। पहला है परिस्थिति यानी स्टेटस और दूसरा है भूमिका यानी रोल। उदाहरण में रंगमंच पर राजा का जो पद है वह उसकी परिस्थिति है, स्टेटस है, और राजा का जो संवाद, युद्ध लड़ने की प्रक्रिया, निर्णय लेने का जो आधार है वह उसका रोल है। असली जिंदगी में यह कैसे काम करता है? एक इंसान समाज में जन्म लेता है। समाज के साथ वह पिता, शिक्षक, मैनेजर या किसी अन्य पद के स्टेटस को ग्रहण करता है। वह उस परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं निभाता है और एक दिन दुनिया से चला जाता है। लेकिन स्टेटस और रोल बने रहते हैं। नए लोग आकर उन्हें निभाने लगते हैं। अब बात करते हैं टैलकट पार्सन्स और विशेष रूप से रॉबर्ट के मर्टन की। पार्सन सामाजिक व्यवस्था को संरचना से कहीं अधिक व्यापक मानते थे, लेकिन मर्टन ने ठीक इसी टकराव को बहुत गहराई से अध्ययन किया। मर्टन के अनुसार किसी भी सामाजिक संरचना के दो मुख्य आधार होते हैं। पहला सांस्कृतिक लक्ष्य, कल्चरल गोल्स,
यानी समाज ने सफलता की क्या परिभाषा तय की है? पैसा, पद, प्रतिष्ठा, करोड़पति बनना और दूसरा संस्थागत शासन। यानी उन लक्ष्यों को पाने के लिए समाज द्वारा स्वीकृत सही और वैध तरीके, जैसे अच्छी शिक्षा लेना, कड़ी मेहनत करना और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। लेकिन जब इन दोनों का मेल नहीं बैठता तब क्या होता है? जब बहुत मेहनत और शिक्षा के बावजूद वे सांस्कृतिक लक्ष्य हासिल नहीं होते, तब समाज में क्या बदलाव आता है? यही असली खेल शुरू होता है। जब लक्ष्यों और साधनों के बीच का तार टूटता है, तब समाज में जन्म लेती है प्रतिमानहीनता, जिसे मर्टन ने एनोमी के रूप में परिभाषित किया। उदाहरण के लिए, जब समाज एक युवा पर करोड़पति बनने का इतना भारी दबाव डालता है, लेकिन अर्थव्यवस्था उसे एक ढंग की नौकरी भी नहीं दे पाती, तो लक्ष्यों और साधनों के बीच का यह असंतुलन एक विस्फोट के रूप में जन्म लेता है। लक्ष्य तो पाना ही है, इसलिए लोग साधनों से समझौता करने लगते हैं। वे नए अवैध और गलत रास्ते खोजने लगते हैं। आज के समय में हम जो हसल कल्चर, जहां रातों रात अमीर बनने की होड़ मची हुई है, इंटरनेट पर होने वाले फ्रॉड, फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीमें, यह सिर्फ कुछ बुरे लोगों का काम नहीं। मर्टन के अनुसार यह उस सामाजिक संरचना की विफलता है जहां एनामी का सीधा परिणाम है। मर्टन का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। कोई भी व्यवस्था तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब लक्ष्यों और साधनों के बीच एक मजबूत संतुलन हो। संतुलन बने रहने पर ही सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना एक दूसरे के पूरक बने रहते हैं। यदि समाज बड़े बड़े सपने दिखाता है, तो उसे उन सपनों को पूरा करने के वैध रास्ते भी देने पड़ेंगे, वरना पूरा का पूरा जो ढांचा है वो चरमरा जाएगा। आज की इस चर्चा के अंत में आइए एक बार फिर पीछे मुड़ करके देखते हैं। यह दुनिया जिसमें हम हर सुबह उठकर अपने काम पर जाते हैं, जहां हम रिश्तों का निर्वाह करते हैं, यह इंसान की कोई बेतरतीब भीड़ नहीं है। यह एक अत्यंत क्रमबद्ध, व्यवस्थित और निरंतर चलने वाली व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को समझने के लिए हमारे पास कई अलग अलग नजरिए हैं। चाहे वो हर्बर्ट स्पेंसर का जीवित और सांस लेता हुआ शरीर हो, जो खुद को ठीक रखने की क्षमता रखता है, चाहे वह एमिल दुर्खइम की वह अदृश्य सामूहिक चेतना हो जो हमें रात के 3 बजे भी लाल बत्ती पर रुकने के लिए मजबूर करती है, चाहे रेडक्लिफ ब्राउन और नाडेल का वह विशाल रंगमंच हो जहां हम सब अपनी अपनी निर्धारित भूमिकाएं निभा रहे हैं, या फिर रॉबर्ट मर्टन का वह नाजुक संतुलन हो जहां लक्ष्यों और साधनों के टकराव से समाज कभी कभी विचलन और अपराध की ओर मुड़ जाता है। यही इस पूरे संवाद का असली निचोड़ है। और आपको पता है, यह ज्ञान इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह हमें अपने जीवन को देखने का एक नया चश्मा, एक नया परिप्रेक्ष्य देता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां सूचनाओं की बाढ़ हुई है, यह संरचनात्मक समझ हमें वह दृष्टि देती है जिसमें हम देख सकें हमारे दैनिक जीवन के विनियम, जिन्हें हम बिना सोचे समझे मानते चले आ रहे हैं, उनके पीछे असल में कौन सी आदर्श ताकतें काम कर रही हैं। यह हमें सूचनाओं की भीड़ से खोने से बचाती हैं और एक साफ नक्शा प्रदान करती हैं कि इस विशाल सामाजिक ढांचे में हम वास्तव में कहां और कैसे फिट होते हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन मूल संरचना, परिवार, संस्थाएं, भूमिका और वह रंगमंच बनी रहती है। हम व्यक्ति के रूप में आते जाते रहते हैं, पर यह व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का यही समापन होता है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, लास्ट तक जुड़े रहने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए
एक विशेष उपहार तैयार है। मैंने इस पूरे विषय पर आधारित एक विस्तृत पीडीएफ बनाई है, जिसमें शामिल है सर टाइप, लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके लिए अभ्यास प्रश्न, ताकि आप आसानी से दोबारा पढ़ सकें और परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। यह पीडीएफ मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हम फिर एक नए विषय के साथ और गहराई से उतरेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।